वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जो नया सेशन शुरू हुआ वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें 4 जो है अलग अलग क्लासेस होंगी अलग अलग सेशन को लेके। इट मे बी 5 क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में कंपटीशन बेसिस पे भी अमेंडमेंट्स को कंसीडर किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैं अभी फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि ये 4 सेशन में जाएगा कि 5, पर मैं कोशिश करूँगा कि 4 में ही ये रहे। तो ये पार्ट 1 है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विथ अमेंडमेंट। इसमें बहुत सारे रोचक जानकारियों को मैंने सबसे लास्ट स्लाइड में रख रखा है, जो आपके जनरल नॉलेज पर्पस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश तिवारी, और अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। इंट्रोडक्शन। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसको कहा जाता है। देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है। इम्प्लीमेंट हुआ था 9 सितंबर 1972 को। इसमें 7 चैप्टर 66 सेक्शंस हैं। शेड्यूल इसमें 4 है। आर्टिकल इसमें 252(1) के अंतर्गत इसको बनाया गया। एक्ट 53 ऑफ 1972 ये आया, एक्ट नंबर 53 ऑफ 1972। इसमें अमेंडमेंट जो है वो 1982, 83, 86, 91, 93, 2002, 2006, 2008, 2010, 2013 एंड 2017 में हुए। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो आपका 1993 से हुए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चैप्टर जो हैं आपके वो 7 चैप्टर्स हैं आपके। हेडिंग्स में प्रिलिमिनरी है। चैप्टर 1 जो आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 2 अथॉरिटीज़ टू बी अपॉइंटेड है। चैप्टर 3 हंटिंग है। चैप्टर 3A प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट है। चैप्टर 4 प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बताया गया। चैप्टर 4A सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में है। चैप्टर 4B नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में है। चैप्टर 4C टाइगर एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में रिगार्डिंग क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का जो स्थापना हुई उसके बारे में है। चैप्टर 5 ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ एनिमल आर्टिकल के बारे में डिस्क्राइब करता है। चैप्टर 5A प्रोहिबिट करता है फॉर ट्रेड और कॉमर्स इन ट्रॉफी और एनिमल्स और आर्टिकल्स के बारे में। चैप्टर 6 कहता है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑफेंस। चैप्टर 6A कहता है पेनल्टी और प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम द इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड। चैप्टर 7 कहता है मिसलेनियस। अब आप देख रहे होंगे कुछ चैप्टर्स को इसमें बोल्ड किया गया है, यही लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं जिसको आपको इसमें हाईलाइटेड है। बाकी एक 3A है, वो 1983 का अमेंडमेंट है, तो उसमें इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारा मैटर इसमें कलेक्ट है, सारा कुछ कलेक्ट है। आप अपनी सुविधा और क्वेश्चन के आंसर को मद्देनज़र रख कर अपने नोट्स बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा आप भर दें। ठीक है, सेलेक्टेड। मैं फिर कहता हूँ, टॉपर्स डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। एक ही किताब से फेल होने वाला बच्चा ही पढ़ता है, एक ही किताब से टॉप करने वाला बच्चा पढ़ता है। बुक सेम रहती है, तरीके अलग होते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट था, एज यूजुअल जैसे मैंने बताया। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको यही चीज़ को हम वहाँ लिखते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे कॉपी में, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शन 1, फिर शुरू हो जाएंगे आप लिखना। दिस एक्ट इज़ नोन एज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 9 सितंबर 1972 विथ 7 चैप्टर 66 सेक्शंस 4 शेड्यूल अंडर आर्टिकल 252(1). फुल स्टॉप। दिस एक्ट नंबर 53 of 1972. This act is Act number 53 of 1972 and it was amended in 1982, 83, 86, 91, 93। ये पूरा आप ऐसे उसमें लिख देंगे। ठीक है, अब सेक्शन 2 इसका डेफिनेशन। चूंकि कई बार परिभाषा से ही प्रश्न उठते हैं, अक्सर लॉ में परिभाषा से प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो इसको मद्देनज़र, इसको ध्यान में रख के हमने उन्हीं डिफिनेशंस को सेलेक्ट किया है जो बहुत ही कॉन्क्रीट और इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब उसको हम एक एक को ब्रीफ करते हुए चलते हैं। पहला है एनिमल। एनिमल की कैटेगरी में कौन आते हैं? अब देखिए लॉ की परिभाषा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एनिमल को डिफाइन करता है एम्फीबियन, बर्ड, मैमल, रेप्टाइल, यंग हो या नेस्ट में हो या एग में हो, सभी कुछ इसके अंदर आते हैं। इसके बाद एनिमल आर्टिकल। एनिमल आर्टिकल मतलब उन्हीं एनिमल्स के पार्ट्स। मीन
आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन and include an article or object in which whole or any part of such animal is used। अब एनिमल आर्टिकल में क्या आएगा? बहुत शौकिया है तो मगरमच्छ के चमड़े का बेल्ट पहने, एनिमल आर्टिकल है। घर में मोर पंख लगाए, एनिमल आर्टिकल है। आप देखेंगे पुराने फिल्मों में राजा महाराजाओं के यहाँ वो शेर वेर रहते हैं, वो एनिमल आर्टिकल है, वो खाल बनाते हैं। 12 सिंगे का सींग गाड़ दिए दीवार में, एनिमल आर्टिकल है। ठीक है, खरगोश के खाल का पर्स बन गया, एनिमल आर्टिकल है। तो ये सारी चीज़ों को एनिमल आर्टिकल के अंदर कंसीडर किया जाता है। बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 अभी आगे आएगा। कैप्टिव एनिमल क्या है? कैप्टिव एनिमल वह एनिमल है जो शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 में दिया गया है, जिसको कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। ठीक है, जिस एनिमल को पकड़ा जाता है, जंगल से पकड़े या वो स्वतंत्र उड़ रहा, जिससे उसको पकड़े, जैसे मान लीजिए कि कोई तोता है, ठीक है, आपने उसको पकड़ा। तोता तो आपके लिए नहीं डिजाइन है, तोता तो नेचुरल पक्षी है, वो नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए है, पर उसको पकड़ के पाला, तो वो कैप्टिव एनिमल के कैटेगरी में आएगा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन होता है? वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है जो सेक्शन 4 में अपॉइंट होगा। सर्कस क्या है? देखिए सर्कस क्या है। सर्कस बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर आज उसका डेफिनेशन आप जानिए। सर्कस है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी स्टेशनरी और मोबाइल जिसमें एनिमल को रखा जाए, एनिमल को ट्रेंड किया जाए, उसको सर्कस कहते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भी एनिमल को अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो सर्कस की कैटेगरी में ही आता है। मतलब जहाँ आप ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग हब, जैसे डॉग का पेट हब होता है जहाँ ट्रेन किया जाता है, तो वो भी सर्कस के ही डिफिनेशन में आता है। कलेक्टर क्या है? चीफ कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आप जानते ही होंगे। डीलर कौन है? जो इन ट्रॉफीज़ और इनका मीट का बिजनेस करें, एनिमल आर्टिकल का व्यापार करने वाले, इलीगल पोचर्स, बदमाश, ये डीलर्स में आते हैं। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जो है प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। फॉरेस्ट ऑफिसर भी ऐसे ही अपॉइंट किए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 का ऑफिसर इसमें आके वर्क कर सकता है। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मतलब लैंड, वाटर, वेजिटेशन, नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल। नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल इज नोन एज इट्स हैबिटेट। एंड आप इसके लिए एथराइज नहीं है कि आप नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल को डिस्टर्ब करें। आप जघन्य अपराध करेंगे और पेनल्टी के शिकंजे में इसके आएंगे। हंटिंग क्या है? हंटिंग अगर आप ग्रामेटिकली देखें उसको, तो ग्रामेटिकली डिफाइन किया गया, मतलब मारना, किसी भी जंगली जानवर को मारना, जहर देना। ठीक है, चाहे आप मारें गोली से, बंदूक से, तीर से, कमान से, ढेला से, किसी से भी, पत्थर से। उसको कैप्चर कर लें, उसको ट्रैप करें चिड़िया जाल बना के। ठीक है, तो ये सब आएगा आपका हंटिंग में। कोई जंगली जानवर है, आप उसको ढेला मार दें, कैप्चरिंग, डिस्ट्रॉइंग और टेकिंग एनी पार्ट ऑफ द एनिमल। उसका हाथी को मार के उसका दांत निकाल लिया, मोर का पंख आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये सब जो है आपका हंटिंग में आएगा, ये सब हंटिंग में आएगा। और ये जान लीजिए बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आप एक केस स्टडी को देखिए। बहुत 1 साल पहले की बात है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में एक वाइट टाइगर था, उसका नाम था विजय। वो टाइगर को एक आदमी ढेला मारता है और फोटो खींचता है और उसी के जंगल जू के पिंजड़े में गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है, टाइगर आता है, टाइगर ट्रेंड होते हैं वो जू में रखने वाले जो जाते हैं, वो आता है, उसको सूंघ कर चला जाता है। उसको खाता नहीं है, उस वीडियो को देखिएगा, खाता नहीं है। परंतु जब वो टाइगर उसके से दूर जाने लगता है, तभी जो है उस जू में मौजूद कुछ लोग शरारती तत्व तो उस टाइगर के ऊपर ढेला और पत्थर मारते हैं, और नतीजा वो टाइगर वापस आकर उस व्यक्ति को उठाता है और लेके अपने डेन में चला जाता है। अब ये होता है कि उस टाइगर को मार सकते थे जान से, पर मारते क्यों नहीं है? उसका एक रीज़न है,
वो जू में है, जू प्रोटेक्टेड एरिया के उस जोन में आता है जहां आप फायरिंग नहीं कर सकते हैं, वहां पे आप जानवर का शिकार नहीं कर सकते। प्लस वो टाइगर जो था वो जो स्पेसीज क्राइटेरिया थ्रेटेंड इंडेंजर्ड वाली है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके तहत आप उसको शिकार नहीं कर सकते, वो उस आदमी को खा सकता है। आप चिड़ियाघर में अगर शेर के पीछे में गिर गए तो आप सोचिए कि अब वहाँ का जो जू का इंचार्ज है वो शेर को गोली मार के आपको बचाएगा तो नहीं बचाएगा, क्योंकि वो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है और उसको वो नहीं मार सकता क्योंकि उसके वो क्लास के अगेंस्ट चला जाएगा, उसको खुद ही जेल हो जाएगी, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल में चले जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। हम उसको इंडेंजर्ड, बहुत सारे लोग देखते हैं कि मोर पंख बटोर के लेके चलते हैं, ये पेनलाइज किए जा सकते हैं बहुत आराम से। मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी है, वाइट कॉलर ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है, अगर आप उसको मार दिए तो मृत्युदंड है, मृत्युदंड है। पूरा राजकीय सम्मान के साथ उसका जो है अंतिम संस्कार होता है। इंडिया में भी मोर को लेकर है, पर मोर को लेकर पुलिस वाले जो है पैसा लेकर लोगों को छोड़ देते हैं, पर इसमें भी बहुत कड़ा प्रावधान है, जमानत नहीं होगी, गैर जमानती वारंट है। मोरपंखी के साथ आप पकड़े गए तो गैर जमानती वारंट है। इसके बाद से लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब अब देखिए ये जो लिख रहा है ये अमेंडमेंट से आया। लाइव स्टॉक मतलब क्या है, वह एनिमल जिससे दूध मिले, आपको ध्यान रखिएगा, वह एनिमल जिससे आपका दूध मिले, जीवार्पण हो जाए, जो आपका है उसके वाइल्ड में इसमें उस एनिमल को लाइव स्टॉक में रखा गया। जैसे एनिमल में बफेलो है, बुल है, आपका आप लोग बहुत लोग जो है बैल वैल पालते हैं, उनसे उनका जीवन यापन चलता है। कैमल, काऊ, डंकी, गोट, सीप, हॉर्सेस, म्यूल्स, यॉक, पिग्स, डक्स, पोल्ट्री के लिए जो भी शेड्यूल 1 और 5 में आएगा वो लाइव स्टॉक के कैटेगरी में आएगा। शेड्यूल 1 और 5 लाइव स्टॉक कैटेगरी को एक्सप्लेन करती है। टैक्सडर्मी क्या है? टैक्सडर्मी है कि कोई भी स्पेसीज है उसका आप प्रिजर्वेशन करते हैं। जैसे शेर की खाल में आप भूसा सा भर के राजा महाराजाओं को मैं बताया था ना, अभी आप देखेंगे एनिमल आर्टिकल, तो वो टैक्सडर्मी के लिए आता है, प्रिजर्वेशन में। फिर टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर वो होता है जो एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ और इकोनॉमिकल जोन, चूँकि देखिए वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ आपका कॉन्टिनेंट पूरा आएगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ भारत का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन 700 से 750 नॉटिकल माइल होती है, समुद्रीय सीमा जहाँ तक मछली आप मार सकते हैं। हर देश का 700 से 750 नॉटिकल माइल जो होता है वो उसका खुद का क्षेत्र होता है। उसके बाद से नो मैंस लैंड आता है, जैसे कि दो कंट्री के बीच की जगह जो होती है वो नो मैंस लैंड कहलाती है। उसी तरह समुद्र में भी नो मैंस लैंड है, उस पर भी आप कब्जा नहीं कर सकते, मारे गए उस पर UN का अधिकार होता है पूरे दुनिया में, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन जो होता है मतलब वहाँ तक आप मछली मार सकते हैं, वहाँ तक की मछलियाँ, वेल, वो सब उस राज्य की, उस कंट्री की संपत्ति होती हैं। उसके अंदर निकला हुआ ट्रेजर्स, ये सब उसके कंट्री का संपत्ति होता है। ट्रॉफी क्या है? किसी भी जानवर का कोई पार्ट जो है, किसी भी जानवर का कोई पार्ट, चाहे वो कैप्टिव हो चाहे वो वाइल्ड हो, इसमें वर्मिन नहीं आ रहा है। अभी आप आगे वर्मिन पढ़ेंगे कि वर्मिन कौन होते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रॉफी में कोई भी कैप्टिव एनिमल हो जिसको आप पाल रखे हो या वाइल्ड एनिमल, उसका पार्ट ट्रॉफी में आता है। अब ट्रॉफी में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है? जैसे घोड़े का इसका हाथी का दांत, शेर का नाखून, खाल, बोन, हॉर्न माने बारहसिंगा का, राइनो का हॉर्न है, हेयर, फेदर, टूथ, मस्क, एग्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अनक्योर्ड ट्रॉफी मतलब क्या होता है? अनक्योर्ड ट्रॉफी मतलब होता है कि होल और एनी पार्ट ऑफ कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड एनिमल जो कि टैक्सडर्मी के कैटेगरी में नहीं आता है।
जो कि टैक्सडर्मी के कैटेगरी में नहीं आता है। ऊपर टैक्सडर्मी लिखा है, पॉइंट नंबर 30 टैक्सडर्मी के कैटेगरी में नहीं आता है, उसको हम जो है आपका अनक्योर्ड ट्रॉफी कहते हैं। वर्मिन मतलब क्या होता है? व्हीकल मतलब तो होता है भाई व्हीकल जो लैंड वाटर एयर में चले, व्हीकल। वर्मिन मतलब क्या होता है? वर्मिन मतलब होता है कि एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 5 इज कर्म अंडर वर्मिन। कोई भी वाइल्ड एनिमल जो कि शेड्यूल 5 में डिस्क्राइब है उसको वर्मिन कहते हैं। अब वाइल्ड एनिमल जो शेड्यूल 5 में डिस्क्राइब वो क्या है, वो शेड्यूल 5 को हम डिफाइन करेंगे, पर यहाँ बता दें, जैसे कोई शेर है मैन ईटर बन गया तो वो वर्मिन के कैटेगरी में आ गया। कोई जानवर जो है वो शिकार करने लगा आदमियों का या नुकसान पहुँचाने लगा तो वो वर्मिन के कैटेगरी में आ जाता है। वेपन मतलब कि कोई भी गन मेटल वेपन, आपका ब्लेड, आपका जो है तलवार, आपका चक्कू, ये सब वेपन में आता है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल मीन्स वह एनिमल जो स्पेसिफाइड होते हैं शेड्यूल 1, शेड्यूल 4 में, 1, 2, 3, 4 में जो स्पेसिफाइड हो, जिनका जो है नेचर ही वाइल्ड हो। वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल ऑफ एक्वेटिक लैंड वेजिटेशन विच फॉर्म और पार्ट ऑफ एनी फॉरेस्ट। अब आप देख रहे होंगे इसमें डेफिनेशन में कि हमने 37 डेफिनेशन लिखे। ये 37 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इनमें से आपको जो सेलेक्टेड लगता हो 3, 4, 5, 6 वो लिखिए, पर मेरा यहाँ पे था कि सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दें, मेजर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ये जान लीजिए, वर्मिन का मतलब आप साफ समझ लीजिए कि वह जंगली जानवर जो शिकारी हो जाएं, हार्मफुल हो जाएं, वो वर्मिन के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है लास्ट स्लाइड में जितना भी इसमें सेक्शंस हैं उन सबके लास्ट स्लाइड में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपडेटेड आपका रखूँगा, उसको आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अगर एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप एक डायरी खरीद लो। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो भी एक मोटी सी डायरी खरीद लो और उसमें अपडेट लिखते चले जाओ। कुछ नया रिसेंट मिल रहा है, अपडेट करते चले जाओ, तो आपके पास एक डायरी होगी जो कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो यह जो है आपके लिए सिविल सर्विसेज, नेट, गेट और इन सब में काम आ जाएगा, ठीक। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आज हम लोग बायोस्फीयर को कंसीडर कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग नेशनल पार्क्स को कंसीडर करेंगे। ये एकदम लेटेस्ट जानकारियों 2020 तक का सारा अपडेट इसमें हम एंट्री किए हैं। अब आप देखिए बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर को डिनोट करने के लिए जो टर्मोलॉजी का टर्म्स और सिंबल्स का इस्तेमाल होता है वो है BR, बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यही बायोस्फीयर रिजर्व का निर्धारण करती है। यूनेस्को का फॉर्मेशन 4 नवंबर 1945 को हुआ था और ये इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया 16 नवंबर 1945 को। इसका पहला हेडक्वार्टर लंदन में था और अब जो है इसका हेडक्वार्टर फाइनली सेटल हो गया है पेरिस, फ्रांस में, और इसके हेड हैं ऑन्ड्रे। फिर यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया 1971 में जिसका नाम था मैब, मैन एंड बायोस्फीयर। ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ से संबंधित सारे प्रोग्राम को एक साथ कर दिया गया, क्लम्प कर दिया गया। मैब ने एक डेटा तैयार किया गया, डेटा रिपोर्ट करने के लिए, डेटा प्रोसेसिंग जो डिवाइसेस आजकल, चूँकि DBMS से सारा काम हो रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो इसको भी जोड़ा गया। ये है WNBR जो है ये लॉन्च हुआ 1997 में बाय मैप के अंतर्गत, और ये वेब नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। फिर अब आइए लेटेस्ट अपडेट का जो है आपका कुल टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन वर्ल्ड है 701।
टोटल ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व इसी 701 में ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व 21 है। अब ये मत समझ लीजिए कि ट्रांस बाउंड्री अलग लिख दिए हैं तो 701 से प्लस 21, नहीं, 701 में ही ट्रांस बाउंड्री है। एक जगह क्वेश्चन मैंने देखा है कि वो पूछा है कि हाउ मेनी ट्रांस बाउंड्री, तो 21 है ऑल ओवर वर्ल्ड। फिर परसेंटेज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विथ रेफरेंस टू द लैंड एरिया ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया के लैंड एरिया का भूभार का 0.13% बायोस्फीयर रिजर्व कवर करता है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इज नीलगिरी, जो कि 1 सितंबर 1986 को डिक्लेयर किया गया तमिलनाडु कर्नाटक में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व तो ग्रेट बैरियर लेक कनाडा है, पर इंडिया का लार्जेस्ट कौन सा है? कच्छ, गुजरात। सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ, गुजरात। वर्ल्ड का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सिखवा, आसाम में है, और यही इंडिया का भी सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इंडिया में है। तो इंडिया में दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व और इंडिया में दुनिया का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है। अब ये सब जानकारियां मैं बहुत इकट्ठा कर रहा हूं, वो भी आगे, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ और अपडेट होगा तो एक वीडियो बना के डाल देंगे। अब अभी तक तो आप ये सब जानते थे, अब जानिए हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, कंचनजंगा। ये 2018 में ऐड हुआ सिक्किम में। कंचनजंगा की तीसरी पीक पे है ये कंचनजंगा, और ये सबसे खूबसूरत बायोस्फीयर रिजर्व है और सबसे हाईएस्ट पीक पर है। किस कंट्री में, किस देश में सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है? स्पेन, 52 बायोस्फीयर रिजर्व। अब आइए कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। पूरे दुनिया में कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो बायोस्फीयर रिजर्व बटे हैं वो कैसे बटे हैं? अफ्रीका में 29 कंट्रीज आती हैं, 29 कंट्रीज में 79 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अरब में 12 कंट्रीज आती हैं जिसमें 33 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एशिया में 24 कंट्री आती हैं जिसमें 157 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में 302 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 130 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 130 बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर जो आपका है 2, चैप्टर 2 अथॉरिटीज टू बी अपॉइंटेड और कॉन्स्टिट्यूटेड। अगर ये चैप्टर 2 और 3 एक साथ कवर हो जाएगा तो इसके भी लास्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और ये पड़ेगा नेशनल पार्क्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। और ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट स्लाइड के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।